जय हिंद दोस्तों। आज की यह क्लास विषय भूगोल पर है, जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव का 15 से 20 नंबर कंप्लीट कराने वाला हूं। जी 15 से 20 नंबर आपके बिहार बोर्ड 2024 के लिए, ठीक है। विषय भूगोल के लिए 15 से 20 नंबर आज कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। आज की इस क्लास में मैं MVVI 50 ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूं, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, और यहाँ से आपके 15 से 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, गारंटी के साथ कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव को लेकर, ये ऐसे है कहीं से नहीं उठा कर ला दिए हैं, ठीक है ना। अभी आपका एग्जाम के लिए केवल 2 माह का समय बचा है, ठीक है ना। और इसी 2 माह में आपको 90% लाने का वादा मैंने किया है, ठीक है। तो 90% कैसे लाइएगा, उसके लिए मैं कहीं से क्वेश्चन उठाकर थोड़ी ना दे दूंगा आपको। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम आपको लिए, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे मस्ट ठीक है ना जी, मोस्ट VVI प्रश्न को लेकर आ रहा है, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देरी मत कीजिए, ठीक है, और क्लास को पूरा कीजिए, ठीक है। और यहाँ से आपका 15 से 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ फिर से कि क्लास को मिस मत कीजिएगा। यह क्लास पार्ट 2 है, ठीक है ना। इससे भी पहले मैंने, ठीक है, एक क्लास करा दिया हूँ भूगोल का, ठीक है। भूगोल का एक और क्लास करा दिया हूँ, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव को दिए थे, और उसमें से भी लगभग 10 से 15 नंबर अवश्य आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर उस क्लास को नहीं किए हैं तो सबसे पहले उस क्लास को कीजिए, फिर इस पार्ट 2 को कीजिएगा, और नहीं तो पहले इसको करके फिर उसको कीजिएगा। और इस दोनों क्लास को मिलाकर लगभग आपका 20 से 25 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ये वादा है आपसे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 12 के बिहार बोर्ड 2024 सेशन के लिए जियोग्राफी का 50 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। चलिए देखिए, आपका पहला प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न कि मानव भूगोल, ठीक है, मानव भूगोल मानव क्रियाशील और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। मानव भूगोल जो है क्या है, ठीक है। देखिए, इसका आंसर इसी में छिपा है। प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और लघु उत्तरीय में भी पूछता है, 2 नंबर के लिए भी पूछता है और 1 नंबर के लिए भी पूछता है यह प्रश्न कि मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल क्या है, तो मानव भूगोल क्रियाशील मानव, यानी कि मनुष्य क्या है जी, क्रियाशील है, कार्य हमेशा कार्य करता रहता है। देखिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है लघु उत्तरीय के लिए, इसको मिस मत कीजिएगा, पूरा सुनिए। जो मानव क्या है, क्रियाशील है, यानी कोई ना कोई काम करता रहता है ना। और पृथ्वी क्या है जी, अस्थायी है, यानी कि पृथ्वी अपने धुरी पर नाचती रहती है, ठीक है ना, अस्थाई नहीं है। इसी के संबंधों का, ठीक है ना, इसी के बीच जो संबंध है उसको हम लोग जो पढ़ते हैं, उसके बारे में जो जानते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। और यह जो परिभाषा है किसने दिया है, प्रश्न यही कह रहा है कि यह जो परिभाषा है, ठीक है ना, यह किसने कहा है। तो यह किसने कहा है, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है एलन सैम्पल या कुमारी सैम्पल, ठीक है। दूसरा है रिटल, तीसरा है रेटजल, चौथा है टेलर, ठीक है ना। तो इन तीनों ने नहीं, बल्कि कुमारी सैम्पल ने दिया था, ठीक है ना। यहाँ पे आपके एग्जाम में एक ही ऑप्शन रहेंगे, या तो एलन सैम्पल रहेंगे या तो कुमारी सैम्पल रहेंगे, ठीक है। तो यह परिभाषा किसने दिया है दोस्तों, तो कुमारी सैम्पल ने दिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसने कहा, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बनेगा। किसने कहा था कि मानव जो है प्रकृति का दास है, ठीक है ना। प्रकृति का क्या है जी, जो पर्यावरण है उसका मनुष्य क्या है, दास है, गुलाम है। और मानव जो है, मानव भूतल भूमि की क्या है, उपज है, यानी भूमि से उपजा है। यह बात किसने कहा था, तो यह बात भी कुमारी सैम्पल ने ही कहा था। किसने कहा था, कुमारी सैम्पल ने कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी 3 नंबर, ठीक है, कि भूगोल का जनक किसे माना जाता है, ठीक है ना। भूगोल का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। तो यूनान को किसे माना जाता है दोस्तों, यूनान को, ठीक है। और कौन सा इंसान था जिसे भूगोल का जनक माना जाता है, तो उस इंसान का नाम था, ठीक है, इरेटो, ठीक है, इरेटो अस्थनीज, ठीक है ना। इरेटो अस्थनीज करके उसका कुछ नाम था, वह कौन था, भूगोल का जनक था, ठीक है। चलिए इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। मानव भूगोल, यहाँ पे मानव भूगोल है और मैंने भूगोल का जनक बताया है इससे पहले। भूगोल का जनक कौन था, केवल भूगोल का जनक तो इरेटो अस्थनीज। और मानव भूगोल का जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजल। कौन है, फ्रेडरिक रेटजल। देखिए यहाँ पे आप केवल, यहाँ पे हम जो लिखे हैं आंसर उसको दूसरे कलर से कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन अपने से पढ़ लिए, आंसर अपने से लिख लिए और वीडियो को आगे कर दिए, ऐसा गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना। इसके अंदर की बात मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, तो आप वीडियो को पूरा
सुनिएगा, ठीक है ना। हमारी जो लेक्चर है उसको अच्छे से ध्यान से सुनिए। एक प्रश्न से आपके 2 प्रश्न को कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा सारी वीडियो को, ऐसा नहीं कि केवल आंसर देख के वीडियो को स्किप कर दिए, ऐसा गलती मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लेक्चर भी आपके लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए, तो प्रश्न क्या है कि मानव भूगोल का जनक, ठीक है ना, मानव भूगोल का जनक यानी कि पिता किसे कहते हैं, अथवा आधुनिक मानव भूगोल, या तो मानव भूगोल कहेगा या फिर आधुनिक मानव भूगोल, ठीक है ना, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजेल। और हमने आपसे अभी क्या कहा जी कि भूगोल का जनक कौन है, यहाँ पे मानव भूगोल है, हमने बोला था इससे पहले कि भूगोल का जनक कौन है, तो इरेटोस्थनीज, और मानव भूगोल का जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजेल। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगला है कि एंथ्रो, ठीक है ना, एंथ्रोपियोजोग्राफिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, ये जो फ्रेडरिक रेटजेल है, ठीक है ना, फ्रेडरिक रेटजेल, इसने अपनी एक पुस्तक लिखी एंथ्रोपोजोग्राफिया, ठीक है ना, और इसने ही भूगोल का, ठीक है ना, किसका, मानव भूगोल का, गलती से नहीं, सही सुनिएगा, मानव भूगोल का क्या दिया था, एक परिभाषा दिया था, ठीक है। किस पुस्तक में परिभाषा दिया था, एंथ्रोपोजोग्राफिया में। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि मानव भूगोल का परिभाषा रेटजेल ने किस पुस्तक में दिया था, तो एंथ्रोपोजोग्राफिया में। किस पुस्तक में, एंथ्रोपोजोग्राफिया में। इससे एक और प्रश्न है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। प्रश्न क्या है, ये जो कुमारी सैंपल है, ठीक है ना, कुमारी सैंपल, यह किसकी शिष्या थी, किसकी शिष्या मतलब कि छात्रा, क्या हो गया, छात्रा। देखिए दोस्तों, यह छात्रा थी, ठीक है ना, किसकी छात्रा थी, तो रेटजेल की। किसकी छात्रा थी, रेटजेल की। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कुमारी सैंपल किसकी शिष्या थी, तो फ्रेडरिक रेटजेल की। और इसने भी मानव भूगोल का जनक कहा जाता है इसको, किसको, फ्रेडरिक रेटजेल को, ठीक है ना। इसने अपने पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफिया में क्या दिया था, मानव भूगोल का परिभाषा दिया था। पर उस परिभाषा को, ठीक है ना, सही मानते हुए भी इसने, कुमारी सैंपल ने भी, ठीक है ना, अपना एक अलग तर्क दिया, ठीक है ना, जो इससे भी क्या था, बेटर था। इससे भी क्या था जी, किससे, अपने गुरु से भी क्या था, बेटर था। और उस परिभाषा को कौन दिया था, कुमारी सैंपल ने। और इसका परिभाषा क्या था कि मानव क्या है, क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ठीक है ना। इससे भी बेटर कौन दिया था, उसकी शिष्या ने दिया था। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे लेक्चर को पूरा सुनिए, ठीक है ना। उम्मीद करता है कि आप हमसे भी बेहतर समझिएगा और हमसे भी बेहतर करके आइएगा एग्जाम में, ठीक है ना, बहुत बेहतर कीजिएगा। बस आप लेक्चरर्स को पूरे ध्यान से अच्छे से सुनते जाइए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी है, ज्योग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन है। एक और पुस्तक है ज्योग्राफिया जनरालिस, वहाँ पे एक और पुस्तक था एंथ्रोपोजोग्राफिया। एंथ्रोपोजोग्राफिया के राइटर कौन है, तो रेटजेल है, उसके लेखक कौन है, रेटजेल। लेकिन ज्योग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन है, वारेनियस है। कौन है दोस्तों, वारेनियस है। चलिए अगला प्रश्न आपके बढ़ते हैं, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 3 तरह के विचारधारा थे। कितनी तरह के, 3 तरह के। देखिए, ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछेगा कि मानव भूगोल में कितनी तरह की विचारधारा थी, 3 तरह की। ध्यान से सुनते जाइए। पहली थी निश्चयवाद। कौन थी, निश्चयवाद, ठीक है ना, निश्चय। ध्यान से सुनिएगा, निश्चयवाद, ठीक है ना। दूसरा था संभववाद, संभववाद। और तीसरा क्या था जी, तो नव निश्चयवाद, जिसको हम लोग नियतिवाद भी कहते हैं, ठीक है ना। निश्चयवाद में क्या था कि इसमें प्रकृति क्या था, प्रकृति स्वयं स्वामी था, ठीक है ना, और मानव दास था। संभववाद में क्या हुआ, मानव स्वामी बन गया, प्रकृति दास बन गया, ठीक है ना। और नव निश्चयवाद में क्या हुआ कि नहीं भाई, ना तो मानव दास रहेगा ना ही प्रकृति दास रहेगी, ना तो इनमें से कोई स्वामी रहेगा और ना ही कोई दास रहेगा, दोनों समान रहेंगे, वह हो गया निश्चयवाद, ठीक है ना, नव निश्चयवाद या नीतिवाद। तो इसको किसने दिया था, तो ग्रिफिथ टेलर ने। किसने, ग्रिफिथ टेलर ने। अब प्रश्न यहाँ पे यह आता है कि सर निश्चयवाद को किसने दिया था, निश्चयवाद को किसने बताया था, तो उसको बताने वाला कौन था जी, हमको हमबोल्ट था, ठीक है ना। सर यहाँ पर हमबोल्ट नहीं था, वह था रेटजेल, ठीक है ना। और संभववाद को बताने वाला बडाल डिल्ला ब्लास था, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है कि नियतिवाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, निश्चयवाद। अभी आपसे बताया, निश्चयवाद में किसको महत्वपूर्ण माना गया है, प्रकृति को, ठीक है ना। और संभववाद में मानव को, और नव निश्चयवाद में दोनों को, ठीक है, याद होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संभववाद के विचारक कौन है, अभी आपको बताया था संभववाद के विचारक कौन है दोस्तों, तो विडाल डिल्ला ब्लास, ठीक है, विडाल डिल्ला ब्लास, ठीक है। और निश्चयवाद के रेटजेल हो गए और नव निश्चयवाद के ग्रिफिथ टेलर जी हो गए। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे, ठीक है ना। ये जो नव निश्चयवाद है, ठीक है ना, इसको दिया किसने था जी, किसने दिया था इस विचारक को, तो टेलर ने दिया था। किसने दिया था, टेलर ने। कौन सा टेलर, ट्रैक्टर का टेलर नहीं, ग्रिफिथ टेलर ये नाम है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है।
ठीक है ना। लेकिन इस पे विचार करने वाले कौन थे, तो ये तीनों थे, ठीक है ना। नीतिवाद पे तीनों ने क्या किया था, विचार किया था, अपना विचार दिया था, हाँ भाई यह सही है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। कौन जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, सबसे अहम VVI प्रश्न, ठीक है ना, जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वह हो गया आवास। क्या हो गया जी, आवास। प्रश्न को पहले समझिए, जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसका कारक कौन कौन है जी, प्रवास। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। जन्म हो गया तो वहाँ पे परिवर्तन हुआ, मृत्यु हो गया तो कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन एक जगह रह गए तो वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जनसंख्या परिवर्तन के कारक कौन नहीं है, तो आवास नहीं है, बाकी सब है, ठीक है ना। या आपके सब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछता है कि जनसंख्या परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं, ठीक है ना। एकदम क्या कीजिए, उसको विस्तारित रूप में समझाइए। 5 नंबर का प्रश्न आता है, ध्यान से सुनिएगा। कितने नंबर का प्रश्न आता है दोस्तों, 5 नंबर का यहाँ से प्रश्न आएगा, ठीक है ना। कि जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो प्रवास हो गया, जन्म दर हो गया, मृत्यु हो गया, इन तीनों को लिख देना है, 3 को होता है, और इसको विस्तार रूप में समझा देना है। आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कितनी मस्त मस्त बात आपको बता रहे हैं, कितनी मुख्य मुख्य बातें बता रहे हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान से हमारी लेक्चर को सुनते चलिए। सारे प्रश्न को आपके दिमाग पे ला देंगे, आपकी जीभ पर ला देंगे, और आप एग्जाम में इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से 15 से 20 नंबर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्न में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, जनसंख्या वृद्धि कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो वह हो गया अफ्रीका। कौन हो गया, अफ्रीका। और सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है, तो एशिया। ध्यान से, एशिया में सबसे अधिक है, और वृद्धि हो रहा है किस में, तो अफ्रीका में, ठीक है। समझ आ रहा है ना प्रश्न। चलिए एशिया में क्यों सबसे अधिक है जी, क्योंकि एशिया में ही हमारा भारत है। कौन है जी, भारत है। एशिया में ही चीन है। कौन है जी, चीन है। एशिया में ही पाकिस्तान है। कौन है दोस्तों, पाकिस्तान है। और इसमें सबसे, दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो अभी 1 नंबर पर है भारत, 2 नंबर पर चीन है ना जी। तो ये सब किस देश में ही है जी, एशिया में, एशिया महादेश में ही है। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ होगा, तो एशिया में ही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपकी कि निम्न में कौन एक, ध्यान से सुनिएगा, निम्न में कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विरल, विरल मतलब कि जहाँ पे क्या हो, ठीक है, लोगों की जो घनत्व है वह कम होता है, यानी कि लोगों की जो घनत्व है, वो यहाँ पे बस गए, वो यहाँ पे, ऐसे मतलब दूरी दूरी पे जो होता है, ठीक है ना, वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो वो कौन सा क्षेत्र हो गया जी, तो ध्रुवीय प्रदेश हो गया। ध्रुवीय प्रदेशों में लोग बहुत कम मात्रा में रहते हैं, ठीक है ना। और वहीं कहती है सबसे अधिक कहाँ रहते हैं, तो दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया में हम जो भारत आता है, जो चीन आता है, किधर आता है जी, एशिया में ही आता है। रूस आता है, सब किधर आता है, तो एशिया में ही आता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक क्या है, जनसंख्या वाला क्षेत्र है क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा सघन। सबसे अधिक जब कहेगा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, तो वह हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। और विरल कह देगा तो ध्रुवीय प्रदेश, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए मजे मजे समझते चलिए, ठीक है ना। आपसे एक और बात बता दें कि यह क्लास थोड़ी लंबी होगी, ठीक है ना। कुल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कराएंगे, और 50 क्या, हमको लगता है इसमें 100 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें से आपके 4 से 5, ठीक है ना, 4 से 5 लगभग 5 से 6 कर लीजिए, ऐसे प्रश्न आपका सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। यहाँ से अगर केवल इस क्लास को देखते हैं, कुल 20 नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्लास लंबी होगी तो कोई बात नहीं, आपके जीभ पर, आपके जिह्वा पर सारे प्रश्न को और उसके उत्तर को उतार देंगे, ठीक है, ऐसे समझाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपकी है कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र क्या है, कौन है, तो अभी आपको बताया है कौन है, तो ध्रुवीय प्रदेश। कौन, दक्षिण पूर्व एशिया। कौन है जी, सघन है, यानी कि यहाँ पे जनसंख्या क्या है, स्थगित है, ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या है, ध्रुवीय प्रदेश में बहुत ही कम है, यानी कि विरल है, ठीक है ना। विरल कह देगा तो ध्रुवीय प्रदेश, और सघन कहेगा तो एशिया। बिना सोचे समझे कौन सा एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न आपकी है कि किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई थी, ठीक है ना। 6 अरब, कितने अरब जी, 6 अरब जनसंख्या कब हुई थी जी, तो 1999 के दशक में। कब हुई थी जी, 1999 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व, ठीक है ना, सबसे अधिक सड़क का जो जाल होता है, सबसे अधिक सड़क का जाल, ठीक है ना, और सबसे अधिक वाहन यानी कि गाड़ी किस महादेश में है, किस महादेश में है, तो उत्तरी अमेरिका महादेश में। दक्षिणी अमेरिका नहीं बल्कि उत्तरी अमेरिका महादेश में सबसे अधिक क्या है, ठीक है, तो सड़क है, और सबसे अधिक वाहनों की संख्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी कि निम्नलिखित में किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है, ठीक है ना, विश्व में सर्वाधिक है। लिंगानुपात मतलब क्या होता है कि एक पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं, ठीक है ना, यानी कि अगर ऐसे समझिए कि 1000 पुरुष है तो 1000 पुरुषों में कितनी स्त्रियां हैं, जिससे कि पुरुषों को मतलब सारे हो जाए, ऐसे समझ लीजिए कि 1000 पुरुष में कितनी स्त्रियां हैं, ठीक है ना।
उसी को क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। यहाँ से आपके 2 नंबर कंप्लीट हुए। कितने नंबर कंप्लीट हुए, 2 नंबर। आपके आपके क्या बोलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा यहाँ से कि लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं। तो लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं जी कि 1000 पुरुषों पर, ठीक है ना, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न आ गया कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस देश में है, तो लैटविया में है। किस देश में है, लैटविया में है। यहाँ पे 1000 पुरुषों पर लगभग 1000 से भी अधिक स्त्रियाँ हैं, अर्थात कि यहाँ पे एक पुरुष के 2 पत्नियाँ भी रहती है, वो भी मज़े से। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में 1000 पुरुषों पर शायद 993 ही स्त्रियाँ हैं, ठीक है ना। बाकी जो 47 लोग हैं वो रड़वा रहते हैं ना जी, जिसको लोग देहात में बोलते हैं क्या, कुंवारा, है ना जी। जैसे कि साधु कोई बन जाता है, कुछ वही बन जाता है कि नहीं, कोई फकीर बन जाता है। और ऐसे करके 47 लोग क्या है जी, कुंवारे ही रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला बात है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस देश का लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है। तो सबसे कम कौन सा है, संयुक्त अरब अमीरात। और सबसे अधिक कौन है, तो लैटविया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपकी जनांकीय, ठीक है ना, जनांकीय संक्रमण या फिर जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था। तो यह दिया था नो एस्टीन ने, ठीक है ना। किसने दिया था, नो एस्टीन है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विश्व में, ठीक है ना, प्रश्न क्या है कि विश्व में सर्वाधिक, ठीक है ना, महाद्वीप में, किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है, ठीक है ना। देखिए किस महादेश, ऐसा कौन सा महादेश है जिसमें 90% से ज़्यादा जो आबादी है वह नगरीय है, यानी कि शहर में बसती है। तो उत्तरी अमेरिका, ठीक है। किस महादेश में, उत्तरी अमेरिका में 90% से भी अधिक जो जनसंख्या है वो कैसी है, नगरीय है, शहरीय है, शहर जैसा है, ठीक है ना जी। 90% से अधिक, बाकी 10% जो क्या है, गाँव है, ठीक है। देखिए कितना विकसित देश है कौन, अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है। तो एशिया है। अभी आपको पहले बताया कौन सा है जी, एशिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आपके। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, तो मैदानों में। कहाँ रहती है जी, मैदानों में। पर्वत पर तो कोई रह नहीं सकता है, पठार में भी कोई नहीं रह सकता है, मरुस्थल में भी कोई नहीं रह सकता है। कहाँ रहता है जी, मैदानों में। एक और प्रश्न इस पर बनता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में, यानी कि एशिया में, ठीक है ना, किस महादेश में, एशिया में लोग कहाँ रहते हैं। तो ऑप्शन में रहता है, ठीक है ना, ऑप्शन में क्या रहता है, यहाँ पे मैदान नहीं रहता है बल्कि रहता है नदी, ठीक है ना, नदी घाटियों के उस तटों पर, ठीक है ना, नदी के किनारे, ठीक है। तो पूछेगा कि एशिया में कहाँ रहते हैं, तो नदी के किनारे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। कार्यशील, 3 तरह के आयु वर्ग होते हैं, 3 तरह के आयु वर्ग। एक होता है 0 से 14 वर्ष, कितना वर्ष, 0 से 14। दूसरा होता है 15 से 59 वर्ष, ठीक है ना। और तीसरा होता है 59 से, आप लोग जहाँ तक जी लीजिए, 59 नहीं होगा, यहाँ पर रहेगा 60 से जहाँ तक आप जी लीजिए, ठीक है ना। 3 तरह की आयु वर्ग है। पहला 0 से 14 वर्ग, जिसमें भी अब बचपना रहता है। यहाँ से आ गया जवानी, ठीक है ना, जिसमें हम लोग कार्य करते हैं। और यहाँ से आ गया बुढ़ापा, जिसमें हम लोग कार्य को करके छोड़ देते हैं, आराम करते हैं। तो कार्य किस में करते हैं जी, कार्य 15 से 59 वर्ष की आयु में करते हैं। इससे आगे जो भी देगा पूछेगा कि इनमें से कौन आयु वर्ग है, प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन आयु वर्ग नहीं है। तो ये भी आयु वर्ग है, ये भी आयु वर्ग है, ये भी आयु वर्ग है, ठीक है ना। एक और प्रश्न देगा कि 90 से ऊपर, तो आयु वर्ग नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है आपकी कि निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है ना। बहुत ऐसे भाषा परिवार, ठीक है ना, कई तरह के भाषा परिवार है, जिसमें जो आष्टिक भाषा परिवार है उसकी जनसंख्या क्या है जी, सबसे कम। आपके सेंट्रल एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि भाषा परिवार के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो ये चारों भाषा परिवार के नाम हमने लिख दिया था, ठीक है ना, सॉरी आपने लिख दिया था। और इस चारों नहीं लिखा था, कोई नहीं लिखा ही होगा, ठीक है ना। अगर फिर से आपके प्रश्न आएगा एग्जाम में लघु उत्तरीय में कि भाषा परिवार के नाम लिखिए, तो ये चारों भाषा परिवार के नाम लिख लीजिएगा, आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो आस्ट्रिक है। किस भाषा की, आस्ट्रिक भाषा की। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न है आपकी कि विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा है, तो नाइजर। सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन है, तो नाइजर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि लिंग अनुपात का संबंध किससे है जी। अभी आपसे बताया था इससे पहले, पुरुष और स्त्री के बीच। किससे होता है जी, पुरुष और स्त्री के बीच। बच्चे और प्रौढ़ों के बीच नहीं हो सकता है। प्रौढ़ मतलब होता है जो जवान व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, इनके बीच नहीं होता है। किसके बीच होता है, पुरुष और स्त्री के बीच होता है। तो आपका ये नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर कि मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है, ठीक है ना जी। मानव जो विकास करता है उसकी अवधारणा किसने दिया था, तो महबूब उल हक ने, डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास का अवधारणा दिया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो दोस्तों पाकिस्तान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, पाकिस्तान के। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है। प्राथमिक विद्यालय 4-5 प्रकार का विद्यालय होता है ना जी। एक होता है आंगनबाड़ी, क्या होता है जी, आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में हम कहाँ से पढ़ते हैं,
तो लगभग बचपन से लेकर मतलब 0 से लेकर 6 वर्ष तक, है ना जी। 6 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं, वहाँ से टीसी निकल जाती है। और 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक, ठीक है ना, कहाँ किस क्लास में पढ़ते हैं जी, प्राथमिक क्लास जिसको बोलते हैं, यानी कि पहला से लेकर 5वां तक प्राथमिक क्लास, ठीक है ना जी। इसके आगे आता है, ठीक है ना, 6 से 8, ठीक है ना, 6 से 8 वर्ष। और उसके बाद आता है और 8 के बाद जो क्लास करते हैं 9 से 10, ठीक है ना, जिसको हम लोग हाई स्कूल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपकी कि निम्नलिखित में कौन सा विकास सर्वोत्तम वर्णन करता है। कौन सा विकास, ठीक है ना, विकास का कौन सा जो विकास है वह सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो गुणों में धनात्मक, ठीक है ना, ध्यान दीजिए 4 ऑप्शन है, आकार में वृद्धि, आकार में स्थिरता या गुणों में साधारण परिवर्तन। लेकिन नहीं, जब गुण जब होता है गुण, उस गुण में जब धनात्मक परिवर्तन होगा, क्या होगा, धनात्मक परिवर्तन होगा, ऋणात्मक नहीं। परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, एक जो होता है घटता है, दूसरा जो होता है बढ़ता है। लेकिन परिवर्तन तो होता है, लेकिन जब उसमें धन होता है, यानी कि जब वो बढ़ता है, गुणों में क्या होता है जी, धनात्मक परिवर्तन होता है, तो वह क्या होता है, विकास का सर्वोत्तम किस्म माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे फलों की कृषि किससे संबंधित है। तो भूमध्य सागरीय कृषि से। कृषि कितने प्रकार की होती है दोस्तों, तो लगभग 5-6 प्रकार की, 6 से 7 प्रकार की कृषि होती है। उसी कृषि में जो भूमध्य सागरीय कृषि है वह खट्टे पदार्थों की कृषि है, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तालाब है। क्या है, तालाब है, ठीक है। अगला क्या है कि मसाई क्या है। मसाई एक जनजाति है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मसाई एक जनजाति है। अगला प्रश्न है आपकी कि खरीफ फसल किस ऋतु की, खरीफ फसल की ऋतु क्या है, मतलब कब से कब बोई जाती है। तो जून से सितंबर। खरीफ फसल कब लगाई जाती है दोस्तों, जून से सितंबर, गर्मी के दिनों में, ठीक है ना, गर्मी के दिनों में। और रबी फसल ठंडी के दिनों में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो क्रियाकलाप कितने प्रकार के हैं जी, क्रियाकलाप लगभग 5 से 6 है ना जी। प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि है, कौन है, कृषि है। द्वितीय क्रियाकलाप में उद्योग है, व्यापार है, ऐसे करके, ठीक है। चलिए अगला है कि गेहूँ की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। जब गेहूँ की हम लोग खेती करते हैं तो खेतों की तापमान कितनी होनी चाहिए, 10 डिग्री से 20 डिग्री, 10 डिग्री से 20 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है। कॉफ़ी। इससे पहले क्लास में मैंने आप लोगों से कराया था कि कॉफ़ी को हम लोग किस नाम से जानते हैं। और दूसरा प्रश्न था कि कॉफ़ी सबसे पहले मतलब सबसे अधिक किस देश में उगाए जाते हैं। इस प्रश्न दोनों प्रश्न को मैंने बता दिया इससे पहले के क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि कॉफ़ी में सबसे आगे कौन सा देश है, ठीक है ना। और कॉफ़ी का जो दूसरा किस्म है यानी कि कॉफ़ी को किस नाम से जानते हैं। दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। देखते हैं आप लोग कितने मन लगा कर पढ़ाई करते हैं। चलिए अगले प्रश्न है कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। तो विटीकल्चर। क्या कहते हैं, विटीकल्चर। सिलीकल्चर गलती है, पिस्सीकल्चर भी गलती है, विटीकल्चर कहते हैं अंगूर की खेती को। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में आर्थिक क्रियाकलापों में कौन ग्रामीण अधिवासी है, ठीक है ना जी। गाँव में जो रहते हैं क्या करते हैं जी, ज़्यादातर कृषि करते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप, ठीक है। चलिए अगला है कि कोयला और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो चीन है। चीन में सबसे अधिक कोयला, सबसे अधिक क्या है, चाय बोई जाती है। आपसे एक और प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक चाय किस राज्य में बोई जाती है। भारत में। इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखते हैं आप लोग कितने मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए विश्व का सबसे अधिक कपास किस देश में उगाया जाता है। तो अमेरिका में। किस देश में, अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है, ठीक है ना, रबर। तो रोपण कृषि। किस प्रकार की कृषि है, रोपण कृषि। ये भी कृषि का ही एक नाम है, ये भी कृषि का, ये भी कृषि का, सारे कृषि का ही एक नाम है। चलिए अगला प्रश्न है कि खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। सऊदी अरब। आज सऊदी अरब दुनिया में सबसे अधिक क्या है जी, विकसित देश है जी। बहुत ही सुंदर जगह है सऊदी अरब। क्यों, और यहाँ पे पानी तो उतना बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, पानी तो पाया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग ऐसो आराम से सबसे अमीर, अगर देखा जाए सबसे अमीरी लोग तो सऊदी अरब में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब किसके कारण जी, खनिज तेल के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगता है, खनिज तेल की उत्पादकता बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, इसीलिए सऊदी अरब बहुत ही विकसित है। चलिए अगला है कि फूलों की कृषि को क्या कहते हैं। तो फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न है आपकी कि क्यूबा की रानी किसे कहते हैं। गन्ना को। ईख जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईख को क्या बोलते हैं, गन्ना की रानी बोलते हैं, ठीक है ना, गन्ना की रानी बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी कि विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तांबा के लिए सबसे अधिक कौन सा देश है जी, तो चिली में सबसे अधिक तांबा उगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन है। आपके प्रश्न में ये भी, आपके जो सेंट्रल एग्जाम है उसमें प्रश्न आया था लघु उत्तरीय में कि कोयला की किस्मों को लिखिए। तो कोयला कितने किस्म में पाया जाता है, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। चारों का नाम लिखना था। तो चारों कौन है जी, एंथ्रासाइड है, बिटुमिन्स है, लिग्नाइट है और पिट है, ठीक है ना। जिसमें सबसे अधिक
अच्छा कौन है, तो एंथ्रासाइड है। सबसे खराब कौन सा है, तो पिट है। याद रखिएगा, चारों का नाम भी आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बॉक्साइड से किस धातु को प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइड, तो बॉक्साइड से एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल, तो गेहूँ जो है रोपण फसल नहीं है। फसल का ही एक प्रकार है, ठीक है ना, जो जिसमें गेहूँ क्या रोपण फसल नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में रेशेदार फसल कौन सा है, तो कपास दोस्तों रेशेदार फसल नहीं फसल है। ठीक है ना, कपास क्या है जी, रेशेदार फसल है। और कौन नहीं है, तो कॉफ़ी नहीं है, मेस्टा नहीं है, जूट नहीं है। इससे पहले आपको एक प्रश्न कराया था कि कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो उसमें कॉफ़ी ऑप्शन दिया था, तो कॉफ़ी नहीं है। यहाँ पे अगर मेस्टा बेच देगा तो मेस्टा हो जाएगा, जूट देगा तो जूट भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि कौन है, तो कपास रेशेदार फसल है। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है कि चॉकलेट में, ये कितना मस्त कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। कोको, कौन सा पदार्थ, कोको। बहुत मस्त VBI प्रश्न है। कोको जो है वह किस में, चॉकलेट में उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों हमको पूर्ण उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न समझ भी आए होंगे और अच्छे से याद भी हो गए होंगे। ठीक है ना, अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका PDF आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है ना, PDF आपको कहाँ से मिलेगा। PDF लेने के लिए आपको, ठीक है ना, आपको टेलीग्राम पर जाना है। ठीक है ना, टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम पे, और वहाँ पे सर्च करना है SDM आर्ट्स क्लासेज। ठीक है ना, SDM आर्ट्स क्लासेज आएगा, उसमें जाकर पहले आपको ज्वाइन लेना है। ठीक है ना, उसमें ज्वाइन हो जाना है और उसके PDF लिंक में आपको इसका PDF डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और 50 प्रश्न को घूर कर, ठीक है ना, पी जाइए। यहाँ से आपके 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। और यहाँ से 20 नंबर नहीं, हमको लगता है 25 नंबर कंप्लीट हो गए होंगे, क्योंकि इसमें लगभग हम 5 से 6 सब्जेक्टिव प्रश्न भी बना दिए हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो सुंदर सा कमेंट कीजिए। ठीक है ना, सुंदर सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगला जो क्लास हमारा आएगा वह इंग्लिश में एस्से के लिए आपको, ठीक है ना, ऐसा निबंध, ऐसा ट्रिक लेकर आएंगे जिसमें सारे एस्से आप चुटकियों में लिख दीजिएगा। ठीक है ना, इंग्लिश एस्से को ट्रिक धांसू से लेकर आएंगे। ठीक है ना, धांसू ट्रिक लाएंगे एस्से के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।